गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ और हमारी कहानी का नाम है नाकों की शहजादी। बहुत ही प्यारी कहानी है। ये कहानी है एक प्यारी बच्ची की जिसका नाम है जहरा। उसकी दादी की नाक अन्य लोगों की नाकों से बिल्कुल अलग है। उसमें ऐसी ऐसी खुशबू पकड़ी जाती है जिसकी भनक किसी को नहीं लगती। जहरा भी अपनी नाक को उसी की तरह खास बनाना चाहती है, सो दादी के साथ वो निकल पड़ती है इत्र की खुशबू में सने हुए बहुत पुराने समय की ओर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस कहानी में, किस तरह से उनकी नाक को अलग अलग तरह की खुशबू आती है। तो हमारी कहानी है नाकों की शहजादी। जहरा की दादी माँ की नाक कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, सच में देखने लायक सुंदर चीज। न केवल वह बड़ी थी बल्कि उस पर एक बड़ा सा मस्सा भी था, शायद इसलिए ताकि वो कभी किसी को नज़र से छुपी ना रहे। जहरा की अपनी नाक उसके सामने कुछ नहीं थी। दादी माँ, आपकी नाक इतनी बड़ी क्यों है? जहरा ने पूछा। दादी माँ के खिलखिलाने से पहले उनकी नाक जरा थरथरा उठती है। अरे जहरा, मेरी नाक तो लाखों में एक है। उसमें ऐसी ऐसी खुशबू पकड़ी जाती हैं जो तुम सोच भी नहीं सकती। सुनकर अविश्वास से जहरा की आंखें बड़ी बड़ी गोल गोल सी हो गई, जैसे कि अभी मैं हवा की खुशबू से बता सकती हूँ। दादी माँ आंखें बंद करती है, उनकी नाक और छाती फूल जाती है, नथुने बड़े हो जाते हैं। तुम्हारी अम्मी दोपहर के खाने में बिरयानी बनाने वाली है। पड़ोस वाली ने बालों के लिए मेहंदी पीसी है और बिल्ली ने अभी अभी खुद को हल्का किया है। जहरा भी इन राजों को सूंघने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी नाक तो ऐसी नहीं होती। आप मुझे ये जादू सिखाएंगी दादी माँ? दादी मुस्कुराती है। जब मैं छोटी थी मेरी नाक को सूंघने की आदत पड़ी थी, मेरे पिताजी की इत्र की पुरानी दुकान पर। तुम चाहोगी तो तुम भी अपनी नाक को सिखा सकती हो। दादी माँ अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई एक पुरानी कांच की शीशी उठाती है। धूल से ढकी होने के बाद भी सूरज की रोशनी में उसमें हीरे सी चमक है। ये पुरानी दिल्ली की सबसे पुरानी दुकानों में से एक दुकान की है, जहां जवाहरात के साथ इत्र के शौकीन लोगों को इत्र बेचे जाते हैं। दादी माँ ने फुसफुसाकर कहा। एक सांस लो और देखो तुम्हारी नाक तुम्हें कहाँ ले जाती है। दादी माँ शीशी का ढक्कन खोलकर जहरा की नाक के पास ले आती है। जहरा के सांस लेते ही उनकी नाक में धूल चली जाती है और अच्छू। आराम से थोड़ा वक्त लो और कल्पना करो। जहरा एक धीमी और गहरी सांस लेती है। जब वह आंखें बंद करती है उसकी नाक फूल उठती है, नथुने चौड़े हो जाते हैं और छाती फूल जाती है, बिल्कुल दादी माँ की तरह। और यूं ही उसे प्यारी ताज़ी फूलों की खुशबू आने लगती है। उन फूलों से उसे कई त्योहार और बगीचे याद आते हैं। जब जहरा ने आंखें खोली तो वो एक बगीचे में थी। मीलों तक वहाँ क्यारियों में गुलाब के अलावा कुछ नहीं था। मुंबई की दोपहर कहीं खो गई थी। अभी तो सूर्योदय का समय था और कुछ लोग बगीचे में गुलाब तोड़ रहे थे। तुमने जो सूंघा वो रूह गुलाब है, कन्नौज के बगीचे में गुलाब से बनी सुगंध, दादी माँ बताती है। दादी माँ और जहरा चुपके से एक ईंटों से बने हुए पुराने कारखानों तक फूल तोड़ने वालों का पीछा करते हैं। फूल वाले ईंट के भट्टे पर रखे हुए एक बड़े से तांबे के पतीले में गुलाब की पंखुड़ियों को उड़ेल देते हैं। दादी माँ और जहरा हैरानी से इत्र को तैयार होते हुए और नाजुक सी कांच की शीशियों में भरे जाते हुए देखती हैं। क्या रूह गुलाब ही बनता है यहाँ दादी माँ? जरा
जहरा उत्सुकता से पूछती है। दादी माँ अपने कुर्ते की तह से एक और छोटी शीशी निकालती है और जहरा आंखें बंद करती हुई नाक को पूरी तरह खोलकर नथुनों को फुलाकर सीने में दम भरती हुई लंबी सांस लेती है। इस सत्र से उसे पहली बरसात में उठने वाली मिट्टी की खुशबू याद आती है। बरसाती सुगंध का इत्र उसे एक आलीशान संगमरमर के महल में पहुंचा देता है, जहां एक नवाब कांच की शीशियों के बीच बैठे हुए हैं। वो उन्हें बहुत जल्दी जल्दी सूखते हैं और उसमें भी तेजी से उन्हें उठाकर पटक देते हैं। एक छोटा सा कमज़ोर सा इंसान उनके सामने कांपते हुए एक संदूक भरकर ऐसी ही शीशियाँ लिए खड़ा है। इनमें से कोई भी नहीं चलेगा। गुस्से में गुर्राते हुए नवाब साहब हुंकारते हैं, हमारा खास इत्र कहाँ है? तुम तो अवध के सबसे बेहतरीन इत्र बनाने वाले कहलाते हो। हुजूर, हमें पूरा यकीन है आपने यही इत्र पसंद किया था। इत्र वाला अपनी चीज़ों को टटोलते हुए कहता है। दुर्भाग्य से जहरा का पेट उसी समय गुड़गुड़ाने लगा। दोपहर के भोजन का समय हो चला था और उसे बहुत भूख लग रही थी। वह है कहाँ? नवाब साहब, जिनके तेज कानों ने आवाज़ को सुन लिया था, गरज उठे। जहरा और दादी माँ के वहाँ से निकलने से पहले ही नवाब की नज़र उन पर पड़ती है। दादी माँ को देखते वो कहते हैं, दादी जी, हमने आपको यूँ चोरी चोरी जासूसी करने की सज़ा दी होती, मगर मुझे दिख रहा है कि आपके पास बहुत ही खास नाक है। इधर आकर जरा हमारे लिए एक खुशबू चुनिए। दादी जी अपनी पुरानी शीशी को इत्र वालों की शीशियों के बीच डाल देती है, फिर उसी को बहाने से उठाने का बहाना करके नाट के तरीके से उसे सूंघती है। ऐसा लगता है जैसे उनकी नाक सुगंध से गरारे कर रही हो। और नवाब को एक शीशी पकड़ाती है। जब तक नवाब साहब शीशी को सूंघते हैं, इत्र वाला, दादी माँ और जहरा बेसब्री से इंतजार करते हैं। यही तो चाहिए थी मुझे। क्या है ये? नवाब साहब हक बकाए हुए इत्र वाले की ओर देखते हैं। रूह गुलाब, कन्नौज के गुलाबों की जान, इसी को इत्र वालों ने आपके लिए चुना है, दादी माँ ने उसके बचाव में आते हुए कहा। तभी उन्हें दूर से एक गुड़गुड़ाहट सुनाई देती है। गुड़ गुड़ गुड़। वो क्या है जहरा? दादी माँ ने पूछा। चिंता से उनकी नाक कांपती है। वो मेरा पेट था दादी माँ, जहरा ने कहा। हमारा घर लौटने का समय हो गया है। किस सुगंध से घर की याद आती है जहरा? दादी माँ ने उससे पूछा। बिना एक पल सोचे भूखी जहरा कहती है, बिरयानी से। मेरे पास आप लोगों को देने के लिए अवध की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी है, खान सामा। इस बड़ी नाक वाली दादी माँ और इस अजीब छोटे इंसान को थोड़ी बिरयानी लाकर दी जाए। नवाब ने अपने रसोइये को हुक्म दिया। दादी माँ ने चुपके से एक तांबे की डिबिया को खोला, जिसमें बस एक चम्मच खुशबूदार बिरयानी थी। दोनों आंखें बंद करती हैं, नथुने फूलते हैं और लंबी सांस लेने से छाती भी फूल जाती है। दोनों मिलकर लंबी सांस लेते हैं और वो खुद को खाने की मेज पर पालते हैं, बिल्कुल मध्याह्न भोजन के समय। इन फूल पत्तियों से बनी हुई सुगंध है। इसका इतिहास सालों पुराना है। कन्नौज को अक्सर भारत में इत्र की राजधानी कहा जाता है। मुगल सम्राटों को इत्र लगाने का बहुत शौक था। मुगल सम्राट अकबर शाहादित्य के समय से पुरानी दिल्ली के दरीबा कला में गुलाब सिंह जौहरीमल नाम से एक इत्र बनाने वाले ने अपनी इत्र की दुकान शुरू की थी है। यह दुकान आज भी उन्हीं के परिवार वाले चलाते हैं। तो बच्चों, ये कहानी है इत्र की और जो कन्नौज में बनता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने शब्दों में अपने साथियों को सुनाओ। कल एक नई कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।